हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम या जैसे इंग्लिश में इंडियन एविडेंस एक्ट है और उसके बारे में बात करेंगे और उस पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं या लैंडमार्क जजमेंट्स हुए हैं उसके विषय पे हम बात करेंगे। देखिए, जब हम सिविल केसेस की हम बात करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो गवाही होती है वो सिविल केस की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आपने अपनी गवाही सही कर ली है तो आप केस जीतने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आपका केस मजबूत होने के बावजूद भी अगर आपने गवाही पे कुछ मिस्टेक्स कर दिया है तो आपको केस हारने से भी कोई नहीं बचा सकता है। इसी विषय पे अगर हम गवाही की बात करें तो गवाही पे बहुत सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन ये जो 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसको लेकर मैं आई हूँ, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या-क्या गाइडलाइंस दिए हैं या क्या-क्या जजमेंट दिए हैं जो सारे ही सिविल केसेस में या कोर्ट में अगर आप अपने गवाही पे यूज़ करते हो तो वो आपके लिए बहुत सही रहता है और कहीं न कहीं ये आपको एक आइडिया भी देगा कि क्या चीज़ आपको अपने कोर्ट के केस में करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ये कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो आज मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहला जो है हियरसे विटनेस या अफवाह साक्ष्य। ये क्या है जब मैं जजमेंट पढ़ूँगी तब उसके बारे में और भी डिटेल में बता दूँगी। दूसरा हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में या दस्तावेजी प्रमाण के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो आजकल के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। इस 3 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उन्होंने क्या बोला है, हमें उसे कैसे करना चाहिए और उसमें क्या नहीं करना चाहिए, ये बात हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हम आ जाते हैं वो है हियरसे विटनेस या अफवाह साक्ष्य। देखिए, ये हेयरसे विटनेस या अफवाह साक्ष्य होता क्या है? ये बेसिकली अगर मैं एक सिंपल शब्दों में आपको बोलूँ तो एक थर्ड पर्सन का गवाही होता है जिसका उस केस से कोई लेना देना नहीं होता है। इन द सेंस कि जैसे नाम ही इसमें सजेस्ट कर रहा है कि ये हियर से है, अफवाह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ऐसे इंक्रोचमेंट, जमीन की इंक्रोचमेंट की अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगी तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। वो ये है कि एक अवैध इंक्रोचमेंट हुआ है और राम आया कोर्ट पे गवाही देने के लिए। राम ने ये बात सुना श्याम से कि कृष्णा ने जमीन को कब्जा किया है, विष्णु का। ठीक है, राम ने बात सुना है, किससे सुना है? श्याम से सुना है कि कृष्णा ने विष्णु का जमीन को कब्जा किया है। अब एक सवाल आता है, क्या राम ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कृष्णा जमीन को कब्जा कर रहा था? क्या राम ने उस जमीन को जाके देखा है कि कौन सा जमीन को कब्जा किया है? तो ये बात आ जाती है कि हियर से, हियर मतलब तो सुनी सुनाई बात हो जाती है, कोई एक अफवाह होती है। तो जब हम अफवाह की बात करते हैं तो क्या कोर्ट ऐसे अफवाह की बातों पे रिलाई कर सकता है? सिंपल से वगैरह तो कोर्ट बिल्कुल नहीं रिलाई कर सकता है। यही बात बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में जो 2011 का आया था, कल्याण कुमार गोगोई वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री एंड अदर्स। ये 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि मैं पढ़ देती हूँ, इंग्लिश में पढ़ दूंगी, उसके बाद हिंदी का ट्रांसलेशन भी मैं बोल दूंगी। द फैक्ट एज टू व्हाई हियरसे एविडेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज रेलिवेंट एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, the fundamental of the evidence law state that the hearsay evidence is inadmissible in the court of law on grounds that the same is inaccurate and vague by its very nature. इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत में जो हियरसे विटनेस होता है या अफवाह साक्ष्य होता है उसको माना ही नहीं, कोर्ट मानेगा ही नहीं। आप चाहे 10 लेके आ जाओ, कोर्ट एक को भी नहीं मानने वाला है, क्योंकि कानून के हिसाब से वो उसकी कोई मान्यता नहीं है, जीरो है उसकी मान्यता। क्यों? क्योंकि आप उस पे रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आदमी ने अपने आँखों के सामने में होता हुआ कुछ देखा नहीं है। उसका उस चीज़ के बारे में कोई पर्सनल नॉलेज नहीं है, उसने सुनी-सुनाई बात पे बोल रहा है और आप सुनी-सुनाई बात पे विश्वास नहीं कर सकते हो। ये हमारा खुद का इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है। As a part of his observation, the court of law laid on certain parameters on the basis of which hearsay evidence does not hold much relevance in the eyes of law. तो इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैरामीटर में कुछ मुख्य बिंदु डाले हैं। पहला है, the responsibility on the part of the person presenting hearsay evidence stands null, which ipso facto destruct the objective of the evidence law, which requires every evidence presented before the court to be made with responsibility and knowledge on the part of the individual who is providing. This is also because if otherwise happens, then the person can be accused on the grounds of falsehood by the court. जो आदमी
ये ऐसे गवाही लेके आता है, समझिए प्लेंटिफ है, वो अगर ऐसे हियरसे विटनेस लेके आ जाता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसका जो गवाही है वो कंप्लीटली नल एंड वाइड, नल एंड वाइड का मतलब होता है कि कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है कोर्ट की तरफ से। क्योंकि देखिए अगर मैं प्लेंटिफ हूँ, मैं कोर्ट में कोई गवाही ला रही हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं एक ऐसे साक्ष्य को कोर्ट में लेके आऊँ जो सही हो। अगर ऐसे तो मैं किसी को भी उठा के लेके आ जाऊँगी कि तुम भैया ये बोल देना कोर्ट में, उसको पता नहीं है, बस वो आया और कोर्ट में एक झूठा गवाही वो दे सकता है। तो इसीलिए बोला कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं करती हूँ, तो जो मेरे जितने भी मैं साक्ष्य ला वो नल एंड वाइड हो जाएँगे। दूसरा है hearsay evidence dilute the truth that needs to be presented before the court which thereby wastes the precious time of the court and other party to the case। जो ये झूठी गवाही वाले जिसे हम बोल देते हैं या हियरसे विटनेस हो जाते हैं, ये कोर्ट का समय व्यर्थ करते हैं। खाली कोर्ट का ही नहीं, साथ-साथ में दूसरे जो डिफेंडेंट है या जो भी हैं, प्लेंटिफ है, दूसरे पार्टी जो उनका समय भी व्यर्थ ये कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। If hearsay evidence is permitted by the courts, then the same facilitates ample room for fraud, misrepresentation and undue influence to take place, which stands unjust for the party against whom the evidence is laid down। अगर हमें सुना-सुनाई गवाही पे हम विश्वास करने लग जाएँ या उनको हम वेटेज या उसको हम मानने लग जाएँ, तो ये इससे फ्रॉड होने का चांसेस, धोखाधड़ी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे जो पार्टी गलत है वो इस इस चीज़ का बहुत ही गलत यूज़ कर सकती है और जिससे दूसरा पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान और अन्याय उसके साथ में हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट पैरामीटर्स जो है कल्याण कुमार गोगोई वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री एंड अदर्स पे किया है। तो इसलिए ऐसा कोई भी विटनेस को मत ले जाइएगा अपने केस में जो जिसका उस केस से कोई लेना-देना नहीं। अगर उससे सवाल पूछ लिया गया कि ये आपने खुद देखा है, कि आपने आपके सामने में हुआ और उसने बोल दिया नहीं, तो पूरा टाइम आपने कोर्ट का वेस्ट किया, आपको वो गवाही भी वेस्ट हुई। तो ये चीज़ गलती मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज का, वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी प्रमाण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सिविल केस का। कोई ऐसा सिविल केस नहीं है जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बिना आप केस जीत सको। तो इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी आपका डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट ने क्या बोला है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप ला सकते हो, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ला सकते हो। कहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो क्या आप मुँह से बोल के बात हो सकती है? या कहाँ नहीं हो सकती? इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल इस केस में बोला है। ये बहुत ही रिसेंट है, 2021 का है। मंगला वमन करनीतिकार वर्सेस प्रकाश दामोदर रनाड। तो इस पे कोर्ट ने बोला है, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। द रीसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ मंगला वमन अधिकार highlight section 92 and 95 that deals with the exclusion of evidence of oral agreement and evidence as to the document the meaning of the existing facts respectively। देखिए जब जमीन की बात हो जाती है या कोई भी ऐसा मामला हो जाता है जहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है ना? तो कोर्ट बोल रहा है कि जहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट हो चुका है, तो वहाँ पे ओरल एग्रीमेंट को कोर्ट नहीं मानेगा। अब आप बोलोगे कि मैडम कैसे ये हो रहा है? देखिए बहुत सारे हमारे जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स है जहाँ पे ओरल एग्रीमेंट भी मान्यता होती है उसकी, ठीक है? जैसे विल हो गया है, आप ओरली भी बोल सकते हो कानून के हिसाब से। बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पे आप ओरली भी बोले तो उसकी मान्यता होती है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट बोल रहा है कि जहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी है, तो वहाँ पे जो ओरल डॉक्यूमेंट जो होती है उसकी मान्यता और ओरल एग्रीमेंट की जो होती है उसकी मान्यता खत्म हो जाती है। वो फिर कोर्ट नहीं मानेगा आपके उस ओरल एग्रीमेंट को। वहाँ पे सिर्फ रिटन एग्रीमेंट को ही जो कोर्ट के सामने में है उसको मानेगा। थोड़ा आगे भी पढ़ लेते हैं। The issue before the court concerned whether the provision of section 92 and 95 apply to ambiguous document or not. While observing that when the documentary terms of a contract are clear, section 92 and 95 will not be applicable. The apex court laid down the following points of determination. इस पे 92 95 सेक्शन 92 95 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत में 2 पॉइंट कोर्ट ने रखे हैं। Contractual interpretation entirely depend on the intention of the parties to the contract and the responsibility that exists on the part of the court is to provide the actual meaning that the interpretation hold। ये मैं आपको समझाऊंगी, सेक्शन 95 का है थोड़ा सा। Judges Suryakant and Anirudh Bose opine that the observation given by the High Court in this present case that amplifies Section 92 beyond its legislative intent stand as violative fundamental tenet of law interpretation। This opinion was made on the basis of the case of Rohitas Kumar versus Om Prakash Sharma। देखिए इसमें आपको सेक्शन 92 और 95 समझने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने पहले बोला 92 वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे ऑलरेडी रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है। तो बोला आप बोलो कि एक एक 1 नवंबर 2022 में
रिटन एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये एग्रीमेंट अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि 5 नवंबर 2022 में ही उन्होंने ओरली एग्रीमेंट कर दिया था हमारे साथ और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको चेंज कर दिए। कोर्ट नहीं मानने वाला है आपको, आपकी उस ओरल एग्रीमेंट को। कोर्ट सेक्शन 92 के तहत में आपका जो रिटन एग्रीमेंट है जो 1 नवंबर का है उसी को ही मानेगा, ठीक है। अब बात आ जाती है सेक्शन 95 की। सेक्शन 95 क्या है? कभी कभी जब हमारा एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है, सेक्शन 92 95 थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप या कॉन्ट्रडिक्शन की बात आ जाती है, तो समझने की जरूरत होती है। एक्चुअली कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्लैरिटी है, लेकिन फिर भी बात घुमाना अगर कोई चाहे तो घूम सकता है। 95 जो इंडियन एविडेंस है वो बोलता है कि अगर आपने रिटन एग्रीमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मैंने बोला कि मैंने हावड़ा मेरा जो एक जमीन है वो कैलकाटा के हावड़ा जो जिला है वहां पर है, ठीक है। बाद में पता चलता है कि मेरा जमीन कैलकाटा के हावड़ा जिला में तो नहीं है, लेकिन जो विक्टोरिया पैलेस है वहां के पास में मेरा जमीन है। तो मैंने जो रिटन एग्रीमेंट में जो लिखा है वो मैंने गलत लिखा है, तो माना यही जाएगा कि मेरा जमीन जो मैं बिक्री करना चाहती थी वो विक्टोरिया वाला का जमीन की मैं बात कर रही थी, और जो हावड़ा का जो मैंने लिखा है रिटर्न वो मैंने गलत लिखा है। अब यहाँ पे बात आ जाती है सेक्शन 92 की। 92 तो बोल रहा है जो रिटर्न है उसी को माना जाएगा, राइट, ओरली नहीं माना जाएगा। लेकिन 95 ये भी बोलता है इसमें कि जो फैक्चुअल कंटेंट है उसको लिया जाएगा। अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट है लेकिन फैक्चुअली में पता चल रहा है कि गलती से उसने हावड़ा लिखा है जबकि है तो विक्टोरिया में, और कहीं नहीं है इसका जमीन पूरे कलकत्ता में, तो ये बात जो विक्टोरिया का उसको माना जाएगा ओरली, ना कि हावड़ा का जो रिटर्न में दिया वो माना जाएगा। लेकिन बाकी सारे जो कंटेंट्स रहेंगे एग्रीमेंट के उसको कोर्ट लेगा। तो ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी और इसमें बहुत क्लियरिटी की है, क्योंकि बहुत बार होता है ना, एग्रीमेंट में कर दिया सर्वे नंबर गलत लिख दिया है, एरिया गलत मेंशन हो गया है, उस आदमी के पास जमीन से फॉर एग्जांपल 200 स्क्वायर मीटर्स ही है, उसने डाल दिया कि 500, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गया, उसका सर्वे नंबर है 123, अब गलत टाइप हो गया 132, है ना। तो ये सारे कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती है, दो में टाइपोग्राफिकल मिस्टेक होती है, कभी कभी मिस्टेक्स होते हैं। तो जो फैक्चुअल है तो फैक्चुअल तो आप ओरली दिखा बोल पाओगे, या फिर अगर डॉक्यूमेंट से दूसरे दिखा पाओगे, तो उस चीज पे ये सेक्शन 95 आ जाता है, जो मुझे लगता है बहुत सारे सिविल केसेस में इसका यूज किया जाता है। आ, ये 2021 का ही है, बहुत लेटेस्ट है। अब हम लास्ट पे आ जाते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी हो गई है। बहुत सारी बातें आजकल ईमेल के थ्रू हो जाती है, व्हाट्सएप के थ्रू हो जाती है, या फिर हम कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं ईमेल के थ्रू ही दूसरी पार्टी को भेज देते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाता है। आपके मेरे बीच में बातचीत हुई पैसे के लेन देन की, मैंने बोला कि भैया मेरे को 5 लाख दे दो, आपने 5 लाख बोला कि ठीक है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम साइन कर दो कि तुम इसको मतलब मुझे 5 महीने में रिटर्न कर दोगे। एक ईमेल मुझे भेज दिया और मैंने उस ईमेल में ये बोल दिया कि हाँ एक्सेप्ट, कि मैं आपको 5 महीने में रिटर्न कर दूंगी, तो वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन बन गया। तो आजकल के ज़माने में ये बहुत हो जाता है, व्हाट्सएप के थ्रू भी बहुत चीज़ होता है। तो इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, वो है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर एंड अदर्स। ये 3 जजेस बेंच का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 3 जजेस ने इसमें दिया है, मैं पढ़ लेती हूँ। The case of Anwar PV versus PK Bashir and others hold immense importance in today's technology-driven world, as the Supreme Court in this noteworthy case decided on the admissibility of electronic evidence in court of the law, taking into account Section 65B of Indian Evidence Act 1872. इस जजमेंट में 65B इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करिए। 65B क्या होता है पहले हम उसको समझते हैं, क्योंकि इस बाकी आगे में यही बोला है, मैं बाद में बता देती हूँ, पहले एक बार पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं लास्ट पैराग्राफ में आ गई हूँ जो इंपॉर्टेंट है। Any documentary evidence that is presented before the court in the form an electronic record under section 59 and 65A can only be proved in accordance with the procedure laid down under section 65B. कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोर्ट में देते हो तो आपको 65B का प्रोसीजर मानना होगा, करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो उसका साक्ष्य को नहीं माना जाएगा। The purpose of Section 65B of the Evidence Act is to approve electronic form as secondary evidence presented before the Indian court. जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होते हैं वो बेसिकली एक सेकेंडरी एविडेंस होता है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी मतलब होता है जो जैसा विल हो गया, ये प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन अगर मेरा ईमेल हुआ है या व्हाट्सएप हुआ है तो वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन उसके लिए 65B को मानना जरूरी। 65B क्या मैं बताती हूँ अभी। The apex court went further to say that it is to be noted that section 65B begins with a non-obstain clause. चलिए बात है 65B बहुत हो गया है क्या? 65B बेसिकली एक होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। क्या चीज का सर्टिफिकेट होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फोन से व्हाट्सएप किया दूसरी पार्टी को कोई चीज का
एग्रीमेंट कर किया, आपने बोला कि मेरे में आपने मुझे 5 लाख रुपया दे दो आप, मैं आपको 2 महीने में रिटर्न कर दूँगा। दूसरी पार्टी ने बोला कि आपको व्हाट्सएप वापस करके बोला कि ठीक है मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ट्रांसफ़र भी कर दिया, आप मुझे 2 महीने में रिटर्न कर देना। आपने दोबारा से रिप्लाई करके बोल दिया कि हाँ, मैं आपको 2 महीने में रिप्लाई कर दूँगा। आपने नहीं किया 2 महीने में रिप्लाई, जो दूसरी जो पार्टी है वो कोर्ट में चढ़ गई। अब कोर्ट बोला है आपके पास में कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है, तो उसको बोलता है कि रिटर्न तो नहीं है, लेकिन हाँ व्हाट्सएप पे हमारे बीच में पैसे को लेन-देन की ऊपर बात हुई है। तो ये जो व्हाट्सएप का जो मैसेज है और जो उनका जो मोबाइल फ़ोन है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बन जाता है और यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बन जाता है। अब मैं क्या फ़ोन को उठाऊँगी, कोर्ट को दे दूँगी, कोर्ट मान जाएगा? दूसरा पार्टी तो बोल देगा ये तो उसका फ़ोन ही नहीं है, ये तो किसी और का फ़ोन है। हमारे बीच बहुत सारी बात निकल के आ सकती है। तो इसीलिए 65 बी का प्रोसेस मान करना ज़रूरी होता है। 65 बी का प्रोसेस क्या है? बेसिकली ये एक सर्टिफ़िकेट होता है। जिस भी व्यक्ति का फ़ोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, जो भी है, उसको एक सर्टिफ़िकेट कोर्ट में जमा करना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि ये मेरा डिवाइस है। उसमें और भी 2-3 चीज़ होते हैं जो लिख के कोर्ट को जमा करना पड़ता है। जब वो 65 बी के तहत में जमा करता है, कोर्ट में बोलता है कि हाँ, ये मेरा है, तब वो जाकर वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, वो मान्य हो जाता है एज़ पर सेक्शन 65 बी एज़ अ सेकेंडरी एविडेंस वो मान्य हो जाता है। जहाँ-जहाँ भी अगर सर्टिफ़िकेट जमा नहीं हुआ है और गवाही हो जाती है, वो मान्यता नहीं होती है एज़ पर दिस ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर। तो अभी जितने भी आपका इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे ये सिविल का हो, चाहे ये क्रिमिनल का हो, ये चीज़ तो दोनों जगह अप्लाई होती है। वहाँ पे आपको 65 बी का सर्टिफिकेट देना कंपल्सरी रहता है, जिसका भी वो ये है डिवाइस है। अब आप बोलेंगे मैडम वो तो डिवाइस तो हम जमा कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। तो उसका एक प्रोसेस होता है, कोर्ट के द्वारा वो कराया जाता है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे जो सुप्रीम कोर्ट के